पॉलिटी का एक टॉपिक बच गया है, प्रमुख आयोग एवं परिषद। इससे पहले हम पूरा पॉलिटी का चैप्टर सभी खत्म कर चुके हैं। प्रमुख आयोग एवं परिषद जो है, जैसे कि निर्वाचन आयोग हो गया, पंचायती राज व्यवस्था हो गया, योजना आयोग हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, इसके बारे में पढ़ते हैं और पॉलिटी जो है लगभग समाप्त हो जाएगा। तो बताइए निर्वाचन आयोग का मतलब कि किस अनुच्छेद में चलता है? 324 से 329 तक। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसकी चर्चा किया गया। किसका? निर्वाचन आयोग का। बताइए। भाग 15 में है, याद रखिए। भाग 15 निर्वाचन आयोग भाग 15। बताइए यह आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद एवं विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन, संचालन एवं निर्देशन करता है। ठीक है, यह आयोग क्या करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानमंडल के सदस्यों को संचालन एवं निर्देशन देता है। ठीक है, राज्य में होने वाले स्थानीय प्रशासन के लिए निर्वाचन का इस आयोग से कोई संबंध नहीं होता। मतलब राज्य में जो होता है, राज्य में होने वाले स्थानीय प्रशासन के लिए निर्वाचन जो होता है, स्थानीय प्रशासन जैसे मुखिया हुआ, सरपंच हुआ, इसका जो चुनाव होता है, इस आयोग से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। निर्वाचन आयोग से कोई मुखिया सरपंच इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग कार्य करता है। ठीक है, मुखिया सरपंच को कौन करता है निर्वाचन? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्यों में होने वाले पंचायती राज व्यवस्था एवं नगर पालिका का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नगर पालिका राज्य और जो पंचायती राज व्यवस्था राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक ना। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग केवल एक सदस्य होता था। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग केवल एक ही सदस्य होता था, किंतु 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जब मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 यह पूछता है बहुत 21 से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 61वां संविधान 1989। हाँ, तब निर्वाचन आयोग की त्रिस्तरीय कर दिया गया। पहले निर्वाचन आयोग के तब 2 स्तरीय था। अशोक मेहता समिति के द्वारा सबसे पहले निर्वाचन आयोग 2 स्तरीय था। 1977 एक सदस्य होता था। एक ही सदस्य। निर्वाचन आयोग केवल एक सदस्य होता था। ठीक ना। लेकिन 61वां संविधान संशोधन के बाद क्या किया गया है? निर्वाचन आयोग को त्रिस्तरीय कर दिया गया। पहले एक सदस्य था, अब त्रिस्तरीय कर दिया गया। त्रिस्तरीय समिति किससे संबंधित है? बलवंत राय। ये बताइए निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मतलब निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य। एक निर्वाचन मुख्य चुनाव आयोग, दो अन्य निर्वाचन आयोग। किंतु तीनों का कार्य एवं शक्ति एक ही होता है। तीनों का कार्य एवं शक्ति बराबर होता है। इनका वेतन एवं भत्ता भी समान होता है। मतलब कि निर्वाचन आयोग में कितना आदमी? 3 आदमी। तीनों का कार्य समान, तीनों का ओहदा समान, तीनों का भत्ता वेतन समान। ठीक ना, समझ गए? ये बताइए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 6 वर्ष या 65 वर्ष के या दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए इतना। मतलब निर्वाचन आयोग का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा करता है। कितने वर्षों के लिए? या तो 6 वर्ष के लिए। उस आदमी का अगर उम्र 6 वर्ष है या तो 65 वर्ष है, जिस समय 6 वर्ष पूरा गया वो रिटायर हो जाएगा, या तो जिस समय उसका 65 वर्ष पूरा गया वो रिटायर हो जाएगा। समझ गए? बताइए निर्वाचन आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है। प्रादेशिक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। निर्वाचन आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। प्रादेशिक निर्वाचन की नियुक्ति की जाती है। अच्छा, आर्टिकल 325 में क्या कहा गया? देखिए क्या कहा? जाति, धर्म, मूल या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को वोटर लिस्ट में नाम सम्मिलित करने या न किए जाने की दावा नहीं किया जा सकता। मतलब 325 में क्या कहा गया बताइए? जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतलब कि आप निर्वाचन आयोग से नाम निकाल सकते हैं, ना उसमें डाल सकते हैं। अगर इस जाति, धर्म, लिंग के आधार पर हम नहीं कर सकते। ठीक है, कहने का मतलब है कि मतलब कि जाति, अगर मान लीजिए कि हम कोई भी जात का है तो हम उस जात का हमको निर्वाचन आयोग में हमको मतलब कि उस वोटर लिस्ट में देना चाहिए, ऐसा नहीं है। अच्छा। या हम कोई मतलब छोटा जात का हमको निर्वाचन मतलब कि वोटर लिस्ट से निकाल दे, ऐसा प्रावधान नहीं है 325 में। ऐसा भी नियम है कि अगर मान गए कि आपका निर्वाचन मान गए वोटर लिस्ट में आपका यहाँ पे मतलब वोटिंग मतलब केंद्र है, लेकिन आपको वोटिंग केंद्र के लिए कहाँ भेजा जा रहा है? दूर भेजा जा रहा है। तो आप इस पर नहीं सरकार को दबाव बना सकते कि मेरा पास में ही कर दिया। हाँ, तो वैसा आप नहीं कर सकते। 325 में कहा गया। हाँ, और 326 में क्या कहा गया? लोकसभा एवं राज्य विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकारी के आधार पर किया गया है।
मतलब 326 में क्या कहा गया? कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। वयस्क मताधिकार के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल कम से कम 18 वर्ष की उम्र होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए। निर्वाचन आयोग समय समय पर वोटर लिस्ट तैयार करता है। निर्वाचन आयोग यह आयोग किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। ठीक है, ये जो निर्वाचन आयोग है किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करता है और उसको चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। ठीक है, यदि किसी चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका समाधान निर्वाचन आयोग ही करता है। अगर कोई भी विवाद उत्पन्न हो गया तो उसका समाधान ये चुनाव चिन्ह लेकर कौन विवाद करेगा? होता है, लेकिन निर्वाचन निर्वाचन आयोग करता है। जैसे इसके पहले अभी देख लीजिए, वे संसद सदस्य की योग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को तथा विधानमंडल की सदस्यता की योग्यता के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है। ठीक है, मतलब निर्वाचन आयोग का काम है संसद सदस्य की योग्यता अगर के संबंध मतलब योग्यता अगर उसका है कि नहीं है उसके संबंध में राष्ट्रपति को तथा विधानमंडल में जो सदस्य उसकी योग्यता है कि नहीं है ये राज्यपाल को सलाह देता है कि साहब ये इसका योग्यता नहीं पूर्ण रहा या ये योग्यता से बाहर है, आप इसको हटा दीजिए। ये ठीक है। 329 में क्या कहा गया है? कहा गया कि निर्वाचन आयोग के मामले में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। निर्वाचन आयोग के मामले में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। 329 में कहा गया निर्वाचन आयोग के मामले में निर्वाचन आयोग के न्यायालय कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, और निर्वाचन आयोग आचार संहिता को भी लागू करता है। ठीक ना, निर्वाचन आयोग आचार संहिता को लागू करता है। आचार संहिता को लागू करता है। पंचायती राज व्यवस्था, अब चलते हैं निर्वाचन आयोग हो गया, पंचायती राज व्यवस्था जो कि इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ये बताइए ये पंचायत के गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में कहा गया? आर्टिकल 40 में आर्टिकल 40 में पंचायत के गठन की चर्चा किया गया है। हमारे संविधान के भाग 9 में 243 अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना के बारे में मतलब पंचायती राज के संरचना की चर्चा आर्टिकल भाग 9 के आर्टिकल 243 में किया गया पंचायती राज के संरचना की के चर्चा। बारे में। पंचायती राज के संदर्भ में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता वाली समिति ने 1957 ईस्वी में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिया। मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 1957 में कौन दिया? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज कब दिया? 1957 में दिया। बताइए तो जिसमें सबसे निचले स्तर ग्राम पंचायत, उससे ऊपर सबसे ऊपर पंचायत समिति, पंचायत और सबसे ऊपर जिला परिषद होता है। देखिए सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उससे ऊपर पंचायत समिति या सबसे ऊपर जिला परिषद का गठन किया गया। ठीक है, इसको क्रमबद्ध तरीके से सजाने के लिए देते हैं। हाँ, पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। अच्छा, अशोक मेहता अध्यक्षता वाली द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब? 1977 में। और बलवंत राय मेहता ये 1957 में त्रिस्तरीय। ठीक ना, 1977 में अशोक मेहता द्विस्तरीय। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की बात कही गई। द्विस्तरीय कौन कहा था? अशोक मेहता। द्विस्तरीय अशोक मेहता, जिसमें ऊपरी स्तर पर जिला परिषद, निचली स्तर पर ग्राम पंचायत, मंडल, निचली स्तर पर मंडल पंचायत की व्यवस्था थी। मंडल पंचायत, निचली स्तर पर मंडल पंचायत की व्यवस्था थी। हाँ, और ऊपरी स्तर पर जिला परिषद और निचली स्तर पर मंडल पंचायत। हाँ, मतलब ये लेकिन ये लागू नहीं हुआ। ठीक है, अशोक मेहता लागू नहीं होता है लेकिन बलवंत राय मेहता लागू हो जाता है 1957 वाला। ठीक है, वर्तमान में भारत में कैसी पंचायती राज व्यवस्था? त्रिस्तरीय है। ठीक ना, ये बताइए भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू होता है? 2 अक्टूबर 1959 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को होता है। ठीक है, इस तरह राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य है। और दूसरा राज्य कौन? दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक है, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में नगर पालिका। 11वां अनुसूची में पंचायत, 12वां में नगर पालिका। ठीक है,
अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 में 1993 ये बताइए 74वां संविधान संशोधन 1993 में द्वारा हमारे संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, इसमें नगर पालिका का संबंध, मतलब कि 74वां में नगर पालिका को जोड़ा गया और 73वां में ग्राम पंचायत को जोड़ा गया। ठीक है, अब योजना आयोग के बारे में पता, ठीक है? यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है? योजना आयोग कैसे संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। इस आयोग को परामर्शदात्री आयोग या सलाहकारी आयोग, मतलब योजना आयोग को सलाहकारी आयोग के नाम से, ठीक है? हमारे संविधान में इस आयोग की चर्चा किया गया कि नहीं किया गया? नहीं किया गया है, मतलब कि ये संविधान में चर्चा नहीं किया गया है, ठीक ना? बताइए तो इसका गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को इस आयोग का गठन किया गया था, ठीक ना? 15 मार्च 1950 को कौन आयोग का? ये आयोजना आयोग का। योजना इस आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। हाँ, इस आयोग का एक उपाध्यक्ष भी होता है, ठीक है? बताइए इस आयोग के सदस्य के रूप में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री का प्रशासक होते हैं। ये मतलब इस आयोग के सदस्य के रूप में सभी राज्य के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा प्रशासक मतलब उपराज्यपाल, ठीक ना? योजना आयोग के उपाध्यक्ष किसी कैबिनेट स्तर के मंत्री या कैबिनेट मंत्री को नहीं बनाया जाता, ठीक है? योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो है ना, किसी कैबिनेट स्तर के मंत्री या कैबिनेट मंत्री को नहीं बनाया जाता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष ये पूछेगा, ये बात कुछ किसी को बनाया जाता ना, ठीक ना? कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट स्तर के मंत्री को नहीं बनाया जा सकता योजना आयोग का अध्यक्ष। हालांकि योजना आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। मतलब कि अगर योजना आयोग का जो भी अध्यक्ष है उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन कैबिनेट मंत्री का या कैबिनेट मंत्री का स्तर पढ़ने वाला व्यक्ति उपाध्यक्ष नहीं बन सकता। अच्छा बताइए सर, एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में है, लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता है या नहीं? क्यों नहीं लेता है बताइए? लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं, उसको सेलेक्ट करके सभी उसी के मेंबर जो है मतलब उसी को सेलेक्ट करके उसी का सदस्य होता है, उसी को इलेक्ट करके और वहाँ बैठा देता है सभी को। वो शपथ पहले ले चुका, हाँ पहले वो शपथ ले चुका होता है, नहीं लेता है लोकसभा। तो बताइए ये बताइए योजना आयोग का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना तथा उसे राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने प्रस्तुत करना। उसका मुख्य कार्य योजना आयोग का माने उसका क्या करना कि पंचवर्षीय योजना का काम करना, राष्ट्रीय विकास परिषद के रूप में उसको क्या करना? प्रस्तुत करना। योजना आयोग आर्थिक एवं सामाजिक विकास के योजनाओं का सर्वोच्च अंग होता है। योजना आयोग आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाओं का सर्वोच्च अंग होता है। अब देखिए राष्ट्र विकास परिषद के बारे में चर्चा करते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक होता है। मतलब प्रमुख आयोग के और परिषद में ये हमारा लास्ट टॉपिक होता है, राष्ट्र विकास परिषद। बताइए भारत भी यह भी एक गैर संवैधानिक संस्था है और योजना आयोग भी गैर संवैधानिक, राष्ट्र विकास परिषद भी गैर संवैधानिक। इसकी चर्चा हमारे संविधान में नहीं किया गया है। राष्ट्र विकास परिषद इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्र विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में राष्ट्र विकास परिषद का गठन। इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करना, मतलब राष्ट्र विकास परिषद का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करना होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्र विकास परिषद का अध्यक्ष और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वयन की अंतिम स्वीकृति संसद के द्वारा दिया गया। पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वयन की अंतिम स्वीकृति संसद के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से हम प्रमुख आयोग एवं परिषद में पूरी तरह से पढ़ लिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग इसको बार बार देखने का प्रयास करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए तब तक